वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लवेज एकेडमी। अब तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में बहुत कुछ सीखा। अब जितना हमने पढ़ा है अभी तक वो सारा हम आज अप्लाई करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.6 में। दैट इज अप्लाइड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स हमें पूछे जाएंगे, उनको अच्छे से रीड करके एनालाइज करके आपको इक्वेशन बनाना है एंड देन इक्वेशन सॉल्व करके रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फाइंड आउट करने। तो चलो शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.6। हमारे प्रैक्टिस सेट 2.6 क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने अपनी टेक्स्ट बुक निकाल के रखो। मैं यहाँ क्वेश्चन पढ़ूंगा, आपके पास भी टेक्स्ट बुक होगा तो आसानी हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है हमें, प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिज एज 2 years ago and 3 years hence is 85. फाइंड हर प्रेजेंट एज। अब ये बहुत गड़बड़ा देने वाला क्वेश्चन है। तो उनको बताना क्या था एक्चुअली कि प्रीति का जो एज है उसके प्रोडक्ट, कौन सी एज का प्रोडक्ट, 2 years ago एंड 3 years आफ्टर, ऐसे आप इसको पूछना था, पर इन्होंने अलग ही फॉर्मेट में दे दिया। तो चलो सॉल्व करते हैं। क्या करना पड़ेगा आज हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स होते हैं, एक ही वेरिएबल होता है। अगर x होगा तो x ही पूरे इक्वेशन में, y होगा तो y ही पूरे इक्वेशन में। तो चलो कंसीडर करेंगे x। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति। मतलब क्या करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इज x। देन हमें कंडीशन क्या दी है, 2 years ago, मतलब 2 years ago क्या, 2 years ago प्रगति का एज क्या हो जाएगा, x माइनस 2, मतलब 2 years पीछे जाएंगे हम। देन नेक्स्ट कंडीशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 years ago एंड 3 years, तो मतलब 3 years बाद में, आफ्टर 3 years। तो आफ्टर 3 years, अगर ये देखो x प्रेजेंट एज है, बिफोर 2 years x माइनस 2, आफ्टर, देखो यहां लिखता हूं माइनस 2, एंड आफ्टर 3 years मतलब क्या हो जाएगा, +3, मतलब क्या बनेगा, x माइनस 2 एंड x माइनस 3। आफ्टर 3 years x प्लस 3 years एज होगी हमारी प्रगति की। तो कंडीशन क्या दी है हमें, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू इज इक्वल टू 85। मतलब कि अब तक जो हमने बनाया x माइनस 2 एंड x प्लस 3, उनका प्रोडक्ट क्या बताया हमें, x प्लस 3, सॉरी उनका प्रोडक्ट है 84। यही तक हमें अच्छे से करना है। आगे तो हमने अभी तक वही किया था, सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब हमें क्या करना है, अप्लाइड बेस्ड प्रॉब्लम में, वर्ड प्रॉब्लम में अच्छे से पढ़ना है, इक्वेशन अच्छे से बनाना है, देन सिर्फ और सिर्फ बचा क्या, कैलकुलेशन, वही आपको अच्छे से करना है। तो क्या करेंगे, एक टर्म से पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे। पहले तो कर लेता हूं मैं, यहां x को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, x स्क्वायर प्लस 3x, देन -2 से इस पूरी टर्म को, -2x, -2 इंटू 3 -6 इज इक्वल टू 84। देन क्या हो जाएगा ये, तो देखो x स्क्वायर माइनस x माइनस 84, राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -6 माइनस 84 इज इक्वल टू 0। मतलब कि x स्क्वायर माइनस x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो हमें -90 के, मैंने फैक्टराइजेशन मेथड में क्या बताया था, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इनकी मल्टीप्लीकेशन, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट क्या है 1, लास्ट टर्म -90 इंटू 1 क्या हो जाएगा, -90 के मुझे ऐसे दो रूट्स निकालने पड़ेंगे जिनका प्रोडक्ट ये चीज होगी एंड एडिशन या सब्सट्रैक्शन -1 हो जाएगा। दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x, जो कि हमने पढ़ा था फैक्टराइजेशन मेथड में। तो ऐसे कौन से दो रूट्स बनेंगे, +10 एंड -9। तो देखो 10 इंटू -9 -90 एंड +10 -9, सॉरी -10 एंड क्या हो जाएंगे रूट हमारे, यहां तो प्लस आ जाएगा। हाँ ये देखो 3x माइनस 2x क्या था हमारा, x था, तो ये मैंने गलती कर दी थी, सॉरी। क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल -6 माइनस 84 इज इक्वल टू 0। वही हम करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ के रूट्स कैसे बनेंगे, तो देखो
-90 सही जा रहा है, तो -90 के ऐसे दो रूट्स चाहिए जिनकी एडिशन या सब्सट्रैक्शन +1 आनी चाहिए एंड प्रोडक्ट -90। तो क्या बना सकते हैं, +10 -9। तो देखो 10 इंटू -9 -90, 10 -9 1, तो ये होंगे हमारे फैक्टर। तो लिखेंगे x² + 10x - 9x -90 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म, लास्ट टू टर्म्स क्या हो जाएंगे, इसके कॉमन टर्म्स x बचेगा क्या अंदर, x + 10 माइनस इस टर्म में से क्या कॉमन निकलेगा, 9 बचेगा क्या अंदर, x + 10। अगर ये दोनों ब्रैकेट्स हमारी इक्वल आ रहा है मतलब हमारा कैलकुलेशन सही जा रहा है। तो आगे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करके लिखेंगे x - 9 एंड x + 10 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, पहले 0 से इक्वेट करेंगे, मतलब x - 9 इज इक्वल टू 0 और x + 10 इज इक्वल टू 0। तो यहां मैं कैलकुलेशन करता हूं आगे। यहां तक रूट लिख लिए थे आपने, रूट्स यहाँ है, +10 - 9। तो x - 9 इज इक्वल टू 0, ये -9 RHS में चला जाए तो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -10। तो हमें क्या पूछा था, प्रेजेंट ईयर ऑफ प्रगति। तो एज, किसी की भी एज आप नेगेटिव नंबर्स में गिनते हो क्या, नहीं। तो मतलब मैं बोल सकता हूं क्या मेरी एज -10 ईयर्स है, नहीं। तो ये आंसर क्या है, नॉट एक्सेप्टेबल। आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, -10 ईयर्स इज नॉट एक्सेप्टेबल। यहां लिखता हूं नीचे में एक्सेप्टेबल। तो प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इज इज क्या आ जाएगा, 9 ईयर्स। यह आपको सेंटेंस में लिखना बहुत जरूरी है, इस पे भी आपका आधा मार्क डिपेंड होगा। अगर आपको आउट ऑफ मार्क चाहिए तो अच्छे से स्टेप बाय स्टेप जाओ एंड देन नीचे जो आंसर आया वो आंसर लिखने के बाद उसका यूनिट भी लिखो। तो नोट डाउन दिस, हमने क्या किया, 2 ईयर्स आएगा मतलब x - 2, 3 ईयर्स आफ्टर मतलब x + 3, दोनों का प्रोडक्ट 84। तो लिख दिया ऐसे फॉर्मेट में। हमने फैक्टराइजेशन मेथड से क्या कैलकुलेट किया, x = 9 एंड x = -10। तो -10 क्या है हमारा, ईयर्स, -10 ईयर्स हम नहीं गिनते, तो नॉट एक्सेप्टेबल है। यहां अंडरलाइन कर दो आंसर में भी आपके, नॉट एक्सेप्टेबल। तो नॉट एक्सेप्टेबल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बचा क्या हमारा आंसर 9। तो प्रगति का प्रेजेंटेज क्या है, 9 ईयर्स। नोट डाउन दिस। तो सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। मैं पढ़ के बताता हूं, आप भी अपने बुक में एक बार देख लो। तो क्वेश्चन क्या दिया है हमें, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, मतलब कि इवन नंबर्स कौन से होता है हमारे, 2, 4, 6 देन हमें क्या दिया है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 244, फाइंड द नंबर्स। मतलब कि हमें क्या दिया है, पहले तो हमें क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेंगे। हमें क्या दिया है, हमें गिवन 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। तो पहले तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक। अगर यहाँ 2 होगा तो उसके बाद का नंबर क्या हो जाएगा, 4। मतलब ये दोनों क्या हो गए, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो इनका डिफरेंस क्या है, 2, मतलब 4 - 2 इनका डिफरेंस हो जाएगा 2। तो मैं अगर एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर अगर 2 को मानो x पकड़ लेता हूं तो मुझे अगला वाला उसका कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर क्या हो जाएगा, 4। तो 4 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x + 2, क्योंकि उसका डिफरेंस 2 का होता है इवन नंबर्स का। तो देखो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक, मराठी में क्या हो जाएगा, सलग, एक का मागे एक। तर क्या हो जाएगा, एक नंबर तो बनेगा x हमारा, एक नंबर बनेगा x। देन दूसरा नंबर क्या बनेगा, यहां लिखना पड़ेगा, सॉरी, लेट द कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स आर, एक क्या हो जाएगा x। नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 का, मतलब वो फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए हमें, x + 2।
मतलब एक नंबर हमारा मिला x एंड दूसरा नंबर x प्लस 2। देन हमें क्या पता है, स्क्वायर्स ऑफ दीज टू नंबर्स इज इक्वल टू 244, मतलब इन दोनों का स्क्वायर एंड उनकी सम मतलब एडिशन। तो बाय गिवन कंडीशन क्या हो जाएगा, स्क्वायर्स ऑफ टू टर्म्स एंड देन उनकी एडिशन, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 244, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। आगे क्या करना पड़ेगा, इसको ही हम सिंप्लीफाई करेंगे। चलो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, देन एक्स प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो वैसे ही करेंगे यहाँ, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 मतलब 4 इंटू एक्स, मतलब डायरेक्टली लिख देता हूं मैं 4x प्लस 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस 244। यहां मैं LHS में ले जाऊंगा इसको, ये फॉर्मूला याद रखो। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 4x एंड देन इसका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, माइनस 200 माइनस 240 244 माइनस 240 और प्लस 4 क्या हो जाएगा, माइनस 240 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या कर सकते हैं हम, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में 2 से डिवाइड करके क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 2 बाय 2। तो हमें क्या करना है आगे, माइनस 120 के देखो फैक्टराइजेशन यहां लगाएंगे, तो माइनस 120 के हमें ऐसे रूट्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट माइनस 120 होगा एंड उनका सम या डिफरेंस ये प्लस 2 आ जाएगा। कैसे निकाल सकते रूट, प्लस 12 एंड माइनस 10। तो देखो इनके रूट्स अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 120 जो कि ये टर्म आ रही है, देन इसको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 2, मतलब ये हमारे फैक्टर्स बनेंगे। क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। रूट्स लिखो प्लस 12 माइनस 10, तो फर्स्ट 2 टर्म्स लास्ट 2 टर्म्स क्या कॉमन आ जाएगा, x ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 12 माइनस इसमें से कॉमन आ जाएगा 10 ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो अब देखो दो ब्रैकेट्स हमारे सेम आ रहे हैं, मतलब हमारा कैलकुलेशन सही है। तो इसको ही सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, बची टर्म्स क्या है, x माइनस 10, ये इसका एक ही कर देंगे तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहां तक पहुंच गए हम। देन इक्वेटिंग टू 0 क्या हो जाएगा, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहां तक नोट डाउन कर लो, देन आगे करेंगे, ये लिख लो ये फॉर्मूला एंड फैक्टराइजेशन। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, इसका सिंप्लीफिकेशन अगर मैं RHS में माइनस 10 को ले जाऊंगा तो प्लस 10 हो जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू 10 एंड देन और x इज इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 12। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, माइनस 12 हमारा इवन नंबर है क्या, नहीं, क्योंकि हमारे इवन नंबर्स की स्टार्टिंग ही कहां से होती है, 2 4 6 8 एंड अप टू इंफिनिटी, मतलब अनंत। तो माइनस 12 हमारा आंसर आ सकता है क्या, नहीं। तो हम इसको माइनस 12 को क्या लिखेंगे, अनएक्सेप्टेबल। आपको वर्डिंग में वैसे लिखना पड़ेगा, मैं यहां शॉर्ट में लिखता हूं अनएक्सेप्टेबल। तो हमारा फाइनल आंसर क्या मिलेगा, सो वन नंबर इज 10 एंड अब उसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर कैसे आना चाहिए, ये देखो हमने क्या बनाया था, x एंड x प्लस 2, मतलब सेकंड नंबर क्या आ जाएगा हमारा, सेकंड नंबर इज x प्लस 2, मतलब x की वैल्यू 10 प्लस 2 मतलब क्या आ जाएगा 12। तो हमारे दो नंबर जो मिलेंगे कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स वो क्या बनेंगे, 10 एंड 12।
लिखेंगे 2 consecutive even numbers are 10 and 12. नोट डाउन दिस। हमने सिंपली क्या किया था, एक इवन नंबर होगा, हालांकि 2 ले लेंगे तो उसके आगे का नंबर क्या हो जाएगा 4, मतलब डिफरेंस कितने का आ रहा है 2 का, मतलब एक नंबर x होगा तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 2। तो हमें जैसी कंडीशन दी थी स्क्वेयर्स एंड देन उनका समेशन इज इक्वल टू 244, इसको ही हमने सिंप्लीफाई कर दिया। जो फैक्टराइजेशन से रूट बनाए थे वो क्या थे +12 -10, उसको आगे सिंप्लीफाई किया तो हमें एक नंबर 10 मिल गया। देन दूसरा नंबर निकालने के लिए हमने फिर से x + 2 में उसकी सब्सटीट्यूशन कर दी एंड हमें 10 + 2 मिला, दैट इज 12। मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या मिले हमें 10 एंड 12। नोट डाउन दिस आंसर। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा, तो मैं पढ़ के बताता हूँ, आप बुक में देख लो। चलो क्या दिया है, इन ऑरेंज गार्डन ऑफ मिस्टर मधुसूदन देयर आर 150 ऑरेंज ट्रीज, मतलब 150 ऑरेंज ट्रीज है। द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 more than that of in each column, मतलब रो में जो ट्रीज है वो 5 ज्यादा है किन से, कॉलम से। देन फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो एंड ईच कॉलम विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट हालांकि दिया है हमें, तो हमें पहले तो वैल्यूज ही नहीं पता, तो हम वो फ्लो चार्ट कैसे कंप्लीट करेंगे। तो पहले हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा एंड देन फ्लो चार्ट कंप्लीट करेंगे, वो भी मैं कंप्लीट करके दूंगा। पहले हम आंसर तो निकाल लें। तो पहले तो क्या दिया था, एक गार्डन है, उस गार्डन में हमें देखो एक गार्डन है, सपोज ये गार्डन होगा, तो उसमें आपने खेती देखी होगी तो कॉलम्स एंड रोज दिखेंगे आपको, वैसा पैटर्न दिखेगा आपको। तो उन्होंने क्या बताया, रोज जो है हमारी 5 more than कॉलम्स, मतलब जितने कॉलम्स होंगे, ये जो वर्टिकल कॉलम्स होंगे उससे 5 ज्यादा उनकी रोज है। तो उन पूरी ट्रीज की हमें कैलकुलेशन की इतनी दी है, अमाउंट 150 ट्रीज है टोटल। तो पहले तो हमें अज्यूम करना पड़ेगा, तो क्या अज्यूम करेंगे, नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम, उसको x कंसीडर करेंगे, देन उससे ही हम x + 5 निकालेंगे तो नंबर ऑफ ट्रीज इन रोज आ जाएगा। तो चलो लिखेंगे नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम। तो क्या बनेगा, नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम x कंसीडर किया था हमने x, देन नंबर ऑफ ट्रीज इन रोज क्या आ जाएगा x + 5, क्योंकि हमने क्या किया था, गिवन कंडीशन क्या दी है 5 more than द कॉलम्स, मतलब जो 5 ट्रीज है वो एक्स्ट्रा है कॉलम के मुताबिक। तो आगे क्या दिया है उन्होंने, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 150, मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं 150 ट्रीज दिए टोटल गार्डन में। तो पहले तो एक बात नोटिस कर लो कि अगर मुझे ये देखो 1 2 3 4 देखो 4 कॉलम एंड 3 रोज होंगे, मतलब 4 कॉलम एंड 3 रोज होंगे, तो मुझे टोटल ये डॉट्स गिनने होंगे। तो मैं क्या करूंगा, 4 × 3 करूंगा डायरेक्टली, तो क्या मिलेंगे 12। तो गिन लो 4 8 एंड 12, मतलब कि हमें अगर टोटल नंबर ऑफ ट्रीज 150 दिए है तो क्या करना पड़ेगा, x × x + 5 इज इक्वल टू 150 फ्रॉम गिवन कंडीशन। तो क्या बनेगा, x × x + 5 इज इक्वल टू 150। आगे ही इसको ही हम सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, x² + 5x, ये LHS में आ जाएगा तो -150 इज इक्वल टू 0। तो माइनस, अब देखो -150 के हमें ऐसे रूट्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट -150 हो एंड उनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन +5 आना चाहिए। तो मैं क्या कैसे बना सकता हूँ, +15 एंड -10। तो 15 × -10 -150, 15 - 10 +5, तो हो रहा है हमारे रूट्स। तो इसको ही हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वेशन में। तो क्या बनेगा इक्वेशन, x² + 15x - 10x
माइनस 150 इज इक्वल टू 0। तो चलो फर्स्ट टू टर्म एंड लास्ट टू टर्म्स, तो इसमें से कॉमन क्या निकलेगा x, तो बचेगा क्या ब्रैकेट में x प्लस 15 माइनस इसमें से कॉमन आ जाएगा 10, बचेगा क्या x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। हमारे दो ब्रैकेट्स सेम आ रहे हैं, मतलब हमारा कैलकुलेशन सही जा रहा है। तो बचा हुआ टर्म्स हम अलग ब्रैकेट में लिखेंगे, x माइनस 10 एंड x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो हम इसको ही आगे 0 से इक्वेट करेंगे, तो क्या हो जाएगा x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x माइनस 10, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये RHS में चला जाएगा तो 10 माइनस 10 का प्लस 10 हो जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 15। तो नोट डाउन दिस। तो देखो हमने क्या कंसीडर किया था, नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम्स। तो ट्रीज की जो संख्या होगी वो निगेटिव तो हो नहीं सकती, तो इसको क्या लिखेंगे हम, नॉट एक्सेप्टेबल। जो माइनस 15 जो नंबर है वो ट्रीज का नहीं हो सकता, माइनस 15 ट्रीज नहीं गिनते हम, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, नॉट एक्सेप्टेबल। तो मतलब नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम x इज इक्वल टू 10, मतलब जो ट्रीज कॉलम में लगा है वो कितने हैं, 10। तो लिखेंगे हम आंसर में नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम कितने आए हमारे, 10 ट्रीज। तो देन हमें आगे क्या करना पड़ेगा, रो के भी निकालने हैं। तो क्या करेंगे, सिंपली इसमें 10 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, दैट इज x प्लस 5। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ट्रीज इन रोज दैट इज x प्लस 5। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, 10 प्लस 5 दैट इज 15। मतलब कॉलम में 10 ट्रीज होंगे एंड रोज में 15 ट्रीज होंगे। तो एक बार नजर मार लो, रिवीजन करेंगे क्विक। तो क्या दिया था हमें, कॉलम एंड रोज दिए थे एंड रोज में 5 ट्रीज एक्स्ट्रा थे कॉलम के मुताबिक, कॉलम के मुकाबले। तो हमने क्या कंडीशन बनाई, x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ट्रीज गिवन थे दैट इज 150। तो x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 150। सॉल्व किया आगे, तो माइनस 150 के ऐसे रूट्स बनाए, प्लस 15 एंड माइनस 10, उनको भी आगे सॉल्व किया तो x की वैल्यू 10 मिल गई एंड दूसरे वेरिएबल की माइनस 15। तो हम ट्रीज निगेटिव में तो नहीं गिनते, सॉरी। तो क्या आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर, पॉजिटिव नंबर दैट इज 10। तो x किस लिए हमें कंसीडर किया था, नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम्स इज इक्वल टू x, मतलब नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम इज इक्वल टू 10 आ जाएगा एंड नंबर ऑफ ट्रीज इन रोज क्या बनाया था, x प्लस 5 दैट इज 10 प्लस 5। आंसर क्या जाएगा, 15। नोट डाउन दिस। तो करेंगे अब फ्लो चार्ट कंप्लीट हमारा। तो उसी क्वेश्चन के नीचे एक फ्लो चार्ट था, हालांकि हमें वैल्यूज ही पता नहीं थे, हम फ्लो चार्ट आगे फॉर्म नहीं कर सकते थे। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई, नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम 10 आई थी एंड रोज 15। तो इसी एक्टिविटी को पूरा करेंगे। तो नोट डाउन कर लो, ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये एक्टिविटी है। तो नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम इज इक्वल टू एक्स, जो कि हमने कंसीडर किया था। नंबर ऑफ ट्रीज इन रोज क्या हो जाएंगे, x प्लस 5, क्योंकि वो 5 से ज्यादा थे कॉलम से। देन टोटल नंबर ऑफ ट्रीज क्या हो जाएगा, वही इक्वेशन हम यहां लिख सकते हैं, x इंटू एक्स प्लस 5, दिस इज टोटल नंबर ऑफ ट्रीज। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हो गए। देन हमें क्या चाहिए, फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ट्रीज गिवन थे हमें दैट इज 150। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। देन हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके x की वैल्यू क्या निकाली थी, 10, मतलब नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम 10। देन उसी से ही हमने कॉलम्स की वैल्यू निकाली थी, नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम, वो क्या आया था 15, यहां लिखेंगे 15, ये नोट डाउन करते जाओ। देन नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, तो ईच रो में ये क्या दिया है, पहले तो फाइंड नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम। कॉलम में हमारे कितने हो गए थे, 10, x की वैल्यू 10, मतलब नंबर ऑफ, वही हमने कंसीडर किया था नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम, एंड वही क्या हो जाएंगे 10 ट्रीज एक कॉलम में,
वर्टिकल कॉलम में 10 ट्रीज लगाए उन्होंने, एंड देन नंबर ऑफ ट्रीज इन रोज, मतलब हॉरिजॉन्टल रोज में कितने निकाले गए, x प्लस 5, दैट इज 15। तो ये सारे आंसर्स नोट डाउन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या गिवन है मैं पढ़ के बताता हूँ, आप अपने टेक्स्ट बुक में देख लो। विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years. The sum of the reciprocals of their ages is 1/6. Find their present ages. तो मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बता देता हूं। जो भी क्वेश्चन आए तो जो फिक्स्ड टर्म होंगे उनको हमेशा x लिखना है। तो इस टर्म में जैसे कि क्या दिया है, विवेक किशोर से बड़ा है, किससे, +5 से, मतलब ये फिक्स नहीं है, ये +5 से बड़ा है। एंड किशोर का एज क्या फिक्स है, उसको हम x डाल देंगे, x 5। अब देखो x को किशोर मान लिया तो विवेक का एज क्या हो जाएगा, 5 years ओल्डर है, मतलब x प्लस 5। तो ऐसे आपको कंसीडर करना है। जो फिक्स्ड टर्म्स होंगे उनको हमेशा x डालो, एंड जो एडिशन या सब्सट्रैक्शन में दिए होंगे उनको बाद में हम सिंप्लीफाई करके उनका एक इक्वेशन बनाएंगे। तो पहले तो x किसको गिवन देना है, जिसकी वैल्यूज फिक्स होंगी। तो क्या दिया है हमें, पहले तो हमें कंसीडर करना पड़ेगा, लेट प्रेजेंट एज ऑफ किशोर, एज ऑफ किशोर x years, then present age of विवेक, तो वो क्या हो जाएगा, x प्लस 5, क्योंकि विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years, मतलब विवेक 5 साल से किशोर से बड़ा है, मतलब क्या हो जाएगा, x प्लस 5 years। सिंपल है। देन ये यहां ट्विस्ट लाया है उन्होंने, द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एजेस। तो देखो रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस का मतलब क्या हो जाएगा, अगर किशोर की एज x है तो उसका रेसिप्रोकल 1/x, विवेक की एज क्या है, x प्लस 5, तो उसका भी रेसिप्रोकल 1/x प्लस 5। देन इनकी सम क्या दिया है हमें, 1/6। तो यही तो है हमारी कंडीशन, वही हमने बनाई। तो क्या दिया था, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एजेस इज इक्वल टू 1/6। तो x का रेसिप्रोकल 1/x, x प्लस 5 का 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू समेशन करके 1/6। तो बाय गिवन कंडीशन। तो आगे क्या कैलकुलेट करेंगे, तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या बनेगा, ये देखो, ये यहां एंड ये यहां, x प्लस 5 प्लस x अपॉन डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन, x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1/6। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x प्लस एक्स 2x प्लस 5 अपॉन ये क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1/6। तो इसको हम इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 6 इंटू 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 इंटू, मतलब वही टर्म्स आ जाएगी, x स्क्वायर प्लस 5x। तो इसको ही मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो 12x प्लस 6 इंटू 5 30 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। देन इसको ही आगे मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या बनेगा हमारा, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x, देन ये यहां आ जाएगा तो माइनस 12x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो प्लस 5x माइनस 12x क्या आ जाएगा, -7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। बाय फैक्टराइजेशन -30 के सिर्फ 2 रूट्स चाहिए जिनकी प्रोडक्ट -30 हो, एंड एडिशन या सब्सट्रैक्शन -7 आनी चाहिए। क्या बना सकता हूँ, -10 एंड +3। तो देखो इनकी प्रोडक्ट -30, इनका समेशन -7, तो बन रहे हमारे फैक्टर, जी हाँ। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, वही वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, -10x प्लस 3x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, फर्स्ट 2 टर्म्स एंड लास्ट 2 टर्म्स को कंसीडर करके हम उसमें से कॉमन टर्म्स निकालेंगे बाहर। तो इसमें से कॉमन टर्म्स क्या जाएगी, x, ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस 10, देन प्लस क्या, इसमें से इस 2 टर्म में से क्या कॉमन निकलेगा, 3 प्लस 3
तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो जो बची हुई टर्म्स है तो एक ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 3 एंड जो रिमेनिंग टर्म है वो जो कॉमन आया था उसका एक ब्रैकेट में। तो इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 3 एक बार आ जाएगा और x इज इक्वल टू प्लस 10 एक बार आ जाएगा। तो देखो हम किसी की भी एज निगेटिव नंबर्स में नहीं काउंट करते, तो इसको क्या लिख देंगे, नॉट एक्सेप्टेबल। तो बची क्या, x इज इक्वल टू 10, मतलब x किसको कंसिडर किया था, किशोर के लिए। तो किशोर की एज क्या हो जाएगी, प्रेजेंट एज 10, किशोर प्रेजेंट एज इज क्या बनेगी, 10 ईयर्स। यूनिट लिखना नहीं भूलना है आपको, ईयर्स। देन विवेक की भी लिख देंगे हाथों हाथ, विवेक प्रेजेंट एज क्या बनेगी भैया, x प्लस 5 दैट इज 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15 ईयर्स। नोट डाउन दिस। तो हमने क्या किया, पहले तो किशोर को x कंसिडर किया उसकी, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स थी। देन जो हमें आगे क्या दिया था, विवेक 5 इयर्स ओल्डर है किससे, किशोर से, मतलब 5 साल बड़ा, x प्लस 5। तो गिवन कंडीशन से हमने क्या बनाया, रेसिप्रोकल एंड उनकी समेशन। x का रेसिप्रोकल 1 बाय x प्लस 5 का रेसिप्रोकल 1 अपॉन x प्लस 5, उनकी सम इज इक्वल टू 1 बाय 6 दी थी, उनको सॉल्व किया। देन -7 के ऐसे दो रूट्स निकाले थे, ये भी यहां लिख देता हूं, बाद में आपको समझ में आएगा। -7 के ऐसे दो रूट्स निकाले जिनकी एडिशन -30 होनी चाहिए एंड एडिशन और सब्सट्रैक्शन, सॉरी प्रोडक्ट उनका -30 एंड एडिशन या सब्सट्रैक्शन -7। तो हमने क्या रूट्स बनाए थे, -10 एंड +3। ये रूट्स नोट डाउन कर लो। इस रूट से हमने आगे कैलकुलेशन की तो हमें क्या मिला, x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू 10। तो किसी की भी एज निगेटिव में हम काउंट नहीं करते, तो क्या लिखेंगे, -3 को नॉट एक्सेप्टेबल। बचा क्या, x इज इक्वल टू 10, तो 10 मिला, तो विवेक की एज भी x प्लस 5 मतलब 15 ईयर्स। नोट डाउन दिस। तो सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5, यहां डिस्प्ले हो जाएगा। तो सुयश स्क्वायर्ड 10 marks more in second unit test than the first unit test. 5 times the marks in the second unit test is equal to the square of marks in the first unit test. Then find his score in first unit test. तो भैया अब देखो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। तो सुयश ने पहले तो 10 मार्क्स ज्यादा है इन सेकंड यूनिट टेस्ट। किससे 10 मार्क्स ज्यादा है, फर्स्ट यूनिट टेस्ट से। तो मतलब फर्स्ट यूनिट टेस्ट को हम रेफरेंस मानेंगे, फिक्स करके उसको ही x डालेंगे। तो मार्क्स स्कोर्ड इन फर्स्ट यूनिट टेस्ट, तो उतने मार्क्स क्या हो जाएंगे, x। देन अब पहले ही सेंटेंस में क्या दिया है, 10 मार्क्स मोर इन यूनिट टेस्ट सेकंड देन फर्स्ट। मतलब अगर यूनिट टेस्ट 1 में x मार्क्स मिले होंगे तो x से 10 मार्क्स ज्यादा सेकंड यूनिट टेस्ट में मिले, तो क्या हो जाएगा, मार्क्स स्कोर्ड इन सेकंड यूनिट टेस्ट इज क्या हो जाएंगे, x प्लस 10। फर्स्ट यूनिट टेस्ट में x मार्क्स मिले एंड सेकंड यूनिट टेस्ट में x प्लस 10 मार्क्स मिले। The 5 times the marks in the second unit test, मतलब सेकंड यूनिट टेस्ट के 5 टाइम्स, मतलब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 10 को, is equal to square of marks obtained in the first unit test, is equal to square of marks obtained in first unit test। बन गई हमारी कंडीशन। तो देखो पहले सेंटेंस में क्या दिया था, 10 मार्क्स ज्यादा है किससे, फर्स्ट यूनिट टेस्ट से। तो फर्स्ट यूनिट टेस्ट को ही हम रेफरेंस मान के उसको x डाल देंगे। तो x डाल दिया तो सेकंड यूनिट टेस्ट हमारा क्या बनेगा, x प्लस 10, क्योंकि 10 मार्क्स ज्यादा आए थे। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या दी थी, 5 टाइम्स द
score in second unit test 5 into x plus 10 is equal to square of marks in the first unit test. फर्स्ट यूनिट में कितने मिले थे भैया x, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर. तो क्या बनेगी कंडीशन हमारी 5 into x plus 10 is equal to x square by given condition. तो इसको ये आगे सिंप्लीफाई करके हमें रूट्स फाइंड आउट करने. तो देखो ये एक्सरसाइज पूरी आसान है, सिर्फ आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन है उससे अच्छे से रीड करके एनालाइज करके एक कंडीशन बनानी है जो कि हमें अगेन सॉल्व करके रूट्स दे देगी. तो स्टेप बाय स्टेप जाना है. पहले तो रीड केयरफुली, देन एनालाइज, देन मेक कंडीशन, मेक rather than condition make equation. तो भैया क्या करेंगे हम, पहले तो अच्छे से रीड करेंगे, एनालाइज करके इक्वेशन बनाएंगे और बचा क्या सिर्फ कैलकुलेशन, वो अच्छे से करेंगे तो आपको पूरे से पूरे मार्क आउट ऑफ मार्क मिल जाएंगे. क्या हो जाएगा 5x प्लस 50 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो इसका मॉडिफिकेशन ये RHS में ले जाऊंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0. तो देखो अब मुझे फैक्टराइजेशन मेथड के लिए क्या चाहिए होगा, माइनस 50 के ऐसे दो रूट्स जिनकी एडिशन या सब्सट्रैक्शन -5 आनी चाहिए. तो मैं क्या कर सकता हूँ, -10 एंड +5. तो देखो इसका प्रोडक्ट -50, इसके एडिशन -5. तो बन रहे क्या हमारे रूट्स, हाँ. तो रूट्स क्या आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0. ये रूट्स नोट डाउन कर लो, यहां लिखता हूँ रहते दिन में उसको. -50 क्या बनाया, -10 प्लस 5. नोट डाउन दिस रूट्स, यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टू टर्म्स लास्ट टू टर्म्स. तो फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन चीज क्या बाहर निकलेगी, x. बचेगा क्या ब्रैकेट में, x माइनस 10 प्लस यहां से क्या कॉमन निकलेगा 5. बचेगा क्या x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. हमारे दो ब्रैकेट्स कॉमन आ रहे हैं, मतलब हम सही कैलकुलेशन कर रहे हैं. बची टर्म्स अलग ब्रैकेट में लिखेंगे, दैट इज x प्लस 5 एंड ये इसका कॉमन x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. तो अब क्या करना पड़ेगा, 0 से इक्वेट करना पड़ेगा. तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. तो इसको ही आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, RHS में चला जाएगा तो +5 तो -5, x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू 10. तो देखो जो 10 पॉजिटिव वैल्यू है वही हम एक्सेप्ट कर सकते हैं. टेस्ट के जो मार्क होंगे हम पॉजिटिव नंबर्स में गिनते हैं. तो इसको क्या करेंगे, नॉट एक्सेप्टेबल. ऐसे आपको सेंटेंस में लिखना पड़ेगा, मैं यहाँ सिर्फ आपको नोटेशन दे रहा हूं. नॉट एक्सेप्टेबल क्या, -5. तो हमारे स्कोर्ड ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट यूनिट टेस्ट, जैसे कि हमने x कंसिडर किया था, x की वैल्यू मिली हमें 10. दैट इज आंसर फाइनल में क्या आ जाएगा, स्कोर्ड मार्क्स इन फर्स्ट यूनिट टेस्ट इज, कितने मार्क मिले भैया, 10 मार्क्स. यूनिट लिखते जाओ, 10 मार्क्स. सिर्फ 10 लिखोगे तो 10 क्या, उसको यूनिट भी चाहिए, तो 10 मार्क्स. समझ लो हमने क्या क्या किया, फर्स्ट यूनिट टेस्ट को x कंसीडर किया, दूसरे यूनिट टेस्ट को 10 मार्क्स ज्यादा मिले थे, मतलब x प्लस 10. जो कंडीशन दी थी हमने उससे एक इक्वेशन बनाया, दैट इज 5 इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. इसको ये आगे सॉल्व किया तो हमें x की वैल्यू 10 मिल गई. तो वही हमें निकालना, सिर्फ फर्स्ट यूनिट टेस्ट के मार्क निकालने थे. तो सुयश स्कोर्ड मार्क्स इन फर्स्ट यूनिट टेस्ट इज 10 मार्क्स. नोट डाउन दिस. तो सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6. क्या दिया है, मिस्टर कासम रन्स अ स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग अर्दन पॉट्स. ही मेक्स सर्टन अमाउंट ऑफ पॉट एवरी डे बेसिस. प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज 40 rupees more than 10 times the number of pot he make in one day. If the production cost of all pots per day is 600, then find the production cost of one pot and number of pot makes per day.
तो मिस्टर कासम जो थे वो एक स्मॉल बिजनेस रन करते हैं। किसका बिजनेस? अर्दन पॉट, मिट्टी के गमले बनाने का वो बिजनेस करते हैं। तो वो क्या, एक दिन में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पॉट्स तैयार करते हैं। तो उसको ही हम रेफरेंस बना के उसको ही हम पहले एक्स कंसिडर करेंगे। तो क्या लिखेंगे? कासम, सॉरी मिस्टर कासम, मिस्टर बन गए वो, तो मिस्टर कासम मेक्स एक्स पॉट्स एवरी डे। देन नेक्स्ट कंडीशन क्या दी है? प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ, डायरेक्टली लिख देता हूं, कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज 40 मोर देन 10 times द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच डे विच ही मेक्स। मतलब सिंपली हमें क्या दिया है? 40 ज्यादा, किससे? 10 times द टोटल नंबर ऑफ पॉट ही मेक इन वन डे। तो सिंपल कंडीशन तैयार हो गई हमारी। 40 पॉट्स 40 रुपीज ज्यादा, किससे? मतलब एडिशन, ज्यादा 10 times द नंबर ऑफ पॉट ही मेक्स इन अ वन डे, मतलब 40 + 10x। देन नेक्स्ट कंडीशन पढ़ो, इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज 600, मतलब जो एक दिन में प्रोडक्शन करेगा वो क्या हो जाएगी? x इंटू ये टर्म इज इक्वल टू 600। तो लिखेंगे फ्रॉम गिवन कंडीशन, तो देखो एक पॉट x कंसीडर किया था, एक डे में बनने वाले कितने पॉट्स होते थे? x। उनकी जो कॉस्ट होती थी वो क्या होती थी? 40 + 10x। जो पूरे दिन का जो बन रहा है वो 600 आ रहा है, मतलब ये इंटू ये करेंगे तो हमें हमारी कंडीशन मिल जाएगी, x इंटू 40 + 10x इज इक्वल टू 600। यही बनेगी भैया हमारी कंडीशन। नोट डाउन दिस। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा हमने। कंडीशन क्या क्या दी है? पॉट्स को x मानेंगे, जो कॉस्ट दी थी हमें कंडीशन से हमने बनाई 40 + 10x। तो एक पूरे दिन में जो टोटल बनता था वो कितना था? 600 रुपीज। तो क्या बनेगा? x इंटू 40 + 10x। तो इसको ही हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 40x + 10x² इज इक्वल टू 600। इसको ही मॉडिफाई करके लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? Therefore 10x² plus 40x minus 600 is equal to 0। तो यहां से मैं एक 0 निकाल सकता हूं क्योंकि 10 से डिवाइड कर सकता हूं। तो क्या बचेगा? x² plus 4x minus 60 is equal to 0। ब्रैकेट में लिखेंगे डिवाइडेड बाय 10। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा हमें। तो फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करना पड़ेगा? पहले तो ये देखो -60, यहां लिखता हूं -60 के ऐसे दो रूट्स चाहिए जिनकी एडिशन या सब्सट्रैक्शन हमें मिलेगी +4। तो कैसे बना सकता हूं मैं रूट्स उसके? एक तो 10 ले सकता हूं एंड दूसरा तो ले सकता हूं -6। तो 10 इंटू -6 -60, उनका मल्टीप्लीकेशन तो वो हो गया। देन उनकी एडिशन +4 आ रही है, मतलब हमारे रूट्स सही बने। x² + 10x - 6x - 60 इज इक्वल टू 0। क्या करते थे? फर्स्ट टू टर्म्स लास्ट टू टर्म्स कॉमन क्या आएगा? फर्स्ट टू टर्म से x बचेगा क्या? x + 10 माइनस यहां से कॉमन आ जाएगा 6, बचेगा क्या? x + 10 इज इक्वल टू 0। तो हमारे दो ब्रैकेट्स कॉमन आ रहे हैं, मतलब हमें कैलकुलेशन हमारा सही जा रहा है। तो इसको ही हम सिंप्लीफाइड तरीके से लिखेंगे, बचे हुए टर्म्स यहां लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? x - 6 एंड x + 10। तो इसको x 0 से इक्वेट करेंगे तो x + 10 इज इक्वल टू 0 और x - 6 इज इक्वल टू 0। तो क्या बनेगी भैया हमारी वैल्यू? x इज इक्वल टू -10 और x इज इक्वल टू 6। यहां तक नोट डाउन कर लो, देन आगे देखेंगे। तो हमने कंसीडर क्या किया था? x को नंबर ऑफ पॉट ही मेक्स एवरी डे। अब पता चला हमें कि मिस्टर कासम जो थे 6 पॉट्स बनाते थे एवरी डे। तो लिखेंगे मिस्टर कासम मेक्स
6 pots एवरी डे। यहां तक तो बन गया। देन हमें क्या फाइंड आउट करना था, फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट, मतलब एक पॉट की प्रोडक्शन कॉस्ट क्या थी, हमने इक्वेशन दिया था 40 + 10x, उसमें ही डाल देंगे x की वैल्यू जो कि थी हमारी 6। तो कॉस्ट ऑफ ईच पॉट क्या हो जाएगी 40 + 10x, मतलब कि 40 + 10 × 6, दैट इज x की वैल्यू हमने 6 पुट कर दी, तो 40 + 60, तो 100 रुपीज। 40 + 60 100 रुपीज। तो क्या बना, मिस्टर कासम 6 पॉट बनाते थे हर डे, एंड उनकी एक की जो कॉस्ट थी, एक अर्धन पॉट की जो कॉस्ट थी वो थी 100 रुपीज। तो एक बार रिवीजन करेंगे क्या क्या किया हमने। मिस्टर कासम जो थे वो एवरीडे सर्टेन अमाउंट्स ऑफ पॉट बनाते थे, तो सर्टेन अमाउंट्स को हमने एक्स कंसिडर कर लिया, एवरीडे एक्स पॉट्स बनाते थे। देन नेक्स्ट जो सेंटेंस था उससे बना हमने कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, क्या बनी हमारी 40 + 10x। हमें नेक्स्ट सेंटेंस में क्या दिया, 600 रुपीज पूरे दिन के लगते थे उसको, मतलब पूरे दिन का लगेगा तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगी, x × 40 + 10x = 600। आगे सॉल्व किया, देन -60 के रूट्स क्या निकाले, 10 एंड -6। आगे सॉल्व करने से हमें 2 रूट्स मिले जो कि थे -10 एंड 6। यहां लिखना भूल गया, देखो ये -6 जो है वो पॉट्स हर दिन नहीं बना सकते, मतलब हम पॉट्स माइनस में नहीं गिनते, तो हम इसको नॉट एक्सेप्टेबल बता देंगे। इस एक्सरसाइज में वही तो प्रॉब्लम है, जहां जहां माइनस आ जाता है वहां हमें नॉट एक्सेप्टेबल लिखना है, एंड देन पर आपको क्वेश्चन समझ के लिखना पड़ेगा, कहां भी नहीं लिखेंगे कि माइनस आ गया चलो नॉट एक्सेप्टेबल लिख देंगे, वैसा नहीं चलेगा। तो पहले क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे और उसके बाद ही उसको जज करेंगे। तो x - 10 आ गई जो कि थी नॉट एक्सेप्टेबल, एंड x = 6 आ गया। तो x की वैल्यू हमने क्या बताई थी, ईच डे कितने पॉट बनाते थे, मतलब 6 पॉट्स ईच डे बनाते थे। तो कॉस्ट ऑफ ईच पॉट क्या बनाया था, 40 + 10x। तो 40 + 10x में x की वैल्यू डाल देंगे तो हमें 100 रुपीज आएगी। वो किसकी वैल्यू होगी, कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, मतलब हर दिन में 6 पॉट बनाते थे, एंड उन 6 में से हर एक पॉट की कीमत 100 रुपीज थे। नोट डाउन दिस। तो सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम नंबर 7। यहां डिस्प्ले हो जाएगा, मैं पढ़ के बताता हूं आपको। प्रतीक ट्रेवल्स बाय बोट 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड बैक इन 8 hours. If the speed of boat in still water is 12 km/h, find the speed of water current. मतलब एक चीज तो नोटिस कर लो, देखो अगर कौन है यहाँ, प्रतीक को एक डिस्टेंस से दूसरी जगह जाने के लिए अगर वो बंदा पानी से जा रहा है बोट लेके, तो देखो बोट लेके वो जा रहा है, तो पानी की प्रवाह की दिशा से जाएगा तो वो जाएगा डाउन स्ट्रीम, एंड उससे विपरीत, मतलब अगर वाटर फ्लो यहां हो जाएगा एंड बोट का स्पीड यहां हो जाएगा, बोट का डायरेक्शन यहां हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, अपस्ट्रीम, मतलब अपोजिट इन डायरेक्शन। तो देखो पहले ये चीज समझने की कोशिश कीजिए। प्रतीक ट्रेवल्स बाय बोट 36 किलोमीटर, ये पूरा जो डिस्टेंस था वो 36 किलोमीटर का था, एंड बैक इन 8 hours, मतलब वो गया एंड आया कितने घंटों में, 8 hours में। टोटल जर्नी का ड्यूरेशन क्या था, 8 hours। इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब अगर ये पानी हिल नहीं रहा, संत है, पूरा स्टेडी वाटर है करंट, तो स्पीड ऑफ बोट क्या दिया है हमें, 12 km/h। फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट, मतलब हमें पानी के बहाव का स्पीड नोट डाउन, स्पीड फाइंड आउट करना है। तो चलो ये चीजें तो आपको समझ में आ गई। अगर बोट वाटर करंट के ही डायरेक्शन में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम। अगर बोट अपोजिट टू, ये देखो बोट अपोजिट टू वाटर स्ट्रीम चला जाएगा तो उसको बोलेंगे हम अपस्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम दोनों एक साइड में, अपस्ट्रीम दोनों ऑपोजिट साइड में। तो पहले ये समझने की कोशिश कीजिए। देन आगे क्या बताया हमें,
36 किलोमीटर का डिस्टेंस था, 8 आवर्स लगे उसको कंप्लीट करने में। तो पहले तो लिखते हैं जो गिवन था, स्पीड ऑफ बोट। स्पीड ऑफ बोट क्या है? 12 किलोमीटर पर आवर। देन आगे क्या दिया है उन्होंने? कैलकुलेट क्या करना है? फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट। तो वही कैलकुलेट करना है, तो हम उसको ही x दे देंगे, क्योंकि x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करेंगे तो हमें अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा? स्पीड ऑफ वाटर करंट। तो लिखेंगे स्पीड ऑफ वाटर करंट, वाटर करंट इज x किलोमीटर्स पर आवर। यूनिट देना भूलना नहीं है। तो ये चीज आपके समझ में आएगी। बोट की स्पीड अलग है, वाटर करंट की भी स्पीड अलग है, तो हमें वाटर करंट की स्पीड निकालनी थी, तो हमने वाटर करंट के स्पीड को x किलोमीटर पर आवर कंसिडर किया। देन हम क्या कैलकुलेट करेंगे? द स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम, एंड एक बार अपस्ट्रीम कैलकुलेट करेंगे। अगर ये देखो, डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम, कितने घंटे लगे उसको? 8 आवर्स। देखो एक चीज तो कंसीडर कर लो कि भैया अगर ये बोट होगी ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रही है, तो अगर पानी का बहाव इस साइड होगा तो डाउन स्ट्रीम चली जाएगी, एंड आते वक्त उसको क्या आ जाएगा? हमारा पानी का बहाव तो वैसा ही है, पर बोट ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, मतलब वो क्या हो जाएगा? अप स्ट्रीम, एंड बहाव के साथ क्या हो जाएगा? डाउन स्ट्रीम। दोनों के टाइम कितना लगा है हमें? दोनों का टाइम 8 आवर्स। तो पहले तो इसको हम कंसिडरेशन में लिखते हैं। तो क्या करेंगे? पहले तो स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम कैलकुलेट करते हैं। स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम, तो क्या हो जाएगा? यहां यम 12 प्लस x। ये क्यों आया? क्योंकि डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, मतलब दोनों की गति, दोनों की डायरेक्शन जो होगी वो सेम होगी, बोट की भी एंड वाटर स्ट्रीम की भी, मतलब वो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 12 प्लस x क्या हो जाएगा? किलोमीटर पर आवर। देन हम आगे क्या देखेंगे? स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम भी निकालेंगे। स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, मतलब प्रवाह की विपरीत दिशा से। तो अगर बोट पानी का प्रवाह ऐसा है, करंट वाटर करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी, हमारी बोट ऐसे आ जाएगी, तो वो माइनस हो जाएगा, तो उन दोनों का स्पीड माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 12 माइनस x किलोमीटर पर आवर। तो यहां तक तो आ गए। देन हमें क्या दिया था क्वेश्चन में? टोटल्स कितने आवर्स लगे थे उसको? 8 आवर्स। तो फर्स्ट चैप्टर में लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में हमने एक चीज देखी थी, जो कि थी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम को कैसे करते थे हम? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या बना हमारा फॉर्मूला? टाइम इज इक्वल टू, यहां लिख लो, टाइम इज इक्वल टू, देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको ही हमने रीअरेंज कर लिया, तो क्या मिला? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब हमें ये फॉर्मूला मिल गया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो अच्छे से देखना, इसके लिए लगने वाला टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितना था? 36 किलोमीटर अपॉन, चलो डाउन स्ट्रीम के लिए लेते हैं पहले। तो डाउन स्ट्रीम के लिए लगने वाला टाइम जो होगा T1, अगर देखेंगे उसको, तो क्या हो जाएगा? 36 अपॉन 12 प्लस x, एंड देन 36 अपॉन 12 माइनस x इज इक्वल टू 8 आवर्स। तो देखो T1 T2, T1 डाउन स्ट्रीम को लगने वाला वक्त, एंड T2 बोट के अपस्ट्रीम में लगने वाला वक्त। तो T1 में क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस 36 किलोमीटर, स्पीड क्या निकाला है? 12 अपॉन x। ये टर्म पूरी बन गई। देन नेक्स्ट प्लस क्या दिया है? क्योंकि हमने पूरा टाइम कवर किया है 8 आवर्स में, तो हमें एडिशन करनी पड़ेगी। ये प्लस है इज इक्वल टू 8 आवर्स, जाने का वक्त प्लस आने का वक्त, वो होगा 8 आवर्स। तो
डिस्टेंस टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। T2 मतलब अपस्ट्रीम के लिए बोट को लगने वाला वक्त क्या होगा, टोटल डिस्टेंस 36 किलोमीटर अपॉन स्पीड कितना था 12 माइनस एक्स, तो 36 अपॉन 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू टोटल आवर्स कितने हो जाएंगे हमारे 8 आवर्स। तो यही बनेगी हमारी इक्वेशन। तो नोट डाउन दिस फ्रॉम गिवन कंडीशन। तो इसको ये आगे हमें क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 12 माइनस एक्स इंटू 36 प्लस 12 प्लस एक्स इंटू 36 इज इक्वल टू, सॉरी अपॉन, अंडर में क्या आ जाएगा 12 प्लस एक्स एंड 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। तो देखो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में एक चीज कॉमन है जो कि है 36, बचेगा क्या अंदर ब्रैकेट में 12 माइनस एक्स प्लस 12 प्लस एक्स, एंड ये डिनोमिनेटर यहाँ क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 इंटू, देखो a प्लस बी एंड a माइनस बी इस फॉर्मेट में। तो इसको क्या करेंगे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 12 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले तो इसको कैलकुलेट करेंगे, प्लस एक्स माइनस एक्स गेट कैंसल, 12 प्लस 12 क्या हो जाएगा 36 इंटू 24 इज इक्वल टू 8 इंटू, अब देखो 12 का स्क्वायर 144 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि 8 वैसे भी मल्टीप्लीकेशन में है, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा 36 इंटू 3 इज इक्वल टू 8 डिवाइड कर दिया तो 8 कैंसिल हो जाएगा 144 माइनस एक्स स्क्वायर। देन इसको आगे कैसे कैलकुलेट करेंगे, 36 इंटू, पहले तो हमें 3 कैलकुलेट करना पड़ेगा, 36 इंटू 3 क्या हो जाएगा 108, तो 108 इज इक्वल टू 144 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले तो एक्स स्क्वायर को रीअरेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर एलएचएस में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 108, तो 144 माइनस 108 क्या होता है 36, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, एक्स की वैल्यू स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या बनेगा प्लस माइनस 6, मतलब कि एक्स की वैल्यू एक बार प्लस 6 आएगी एंड एक बार माइनस 6 आएगी। तो हम कंसीडर क्या करेंगे पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि स्पीड को हम कभी भी निगेटिव टर्म में कंसीडर नहीं करते। तो इसको क्या लिखेंगे, नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल, यहां तक हो गया। मतलब एक्स को क्या कंसीडर किया था, स्पीड ऑफ वाटर करंट, तो आंसर में क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ वाटर करंट इज, स्पीड ऑफ वाटर करंट, करंट इज क्या है स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। नोट डाउन दिस। तो पहले तो क्या किया था हमने, एक बोट है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रही थी, सपोज ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, तो हमने क्या किया, उसके हमें दिया था स्पीड ऑफ बोट दिया था हमें 12 किलोमीटर पर आवर, मतलब जो स्टेडी वाटर पे अगर पानी स्टेडी होगा तो उस पे स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ बोट क्या था, दिया था हमें गिवन 12 किलोमीटर पर आवर। हमें निकालना था क्या था, स्पीड ऑफ करंट, तो उसको हमने एक्स कंसीडर कर लिया। देन स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम निकाले हमने, एक ही दिशा में हो गए तो एडिशन, अलग ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए तो सब्सट्रैक्शन। देन हमें किस फॉर्मूला का यूज किया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जाने का समय एंड आने का समय टोटल 8 आवर्स बनते थे। तो जाते वक्त क्या था डाउन स्ट्रीम, तो टोटल डिस्टेंस 36 किलोमीटर अपॉन स्पीड 12 प्लस एक्स जो हमने निकाला था, प्लस 36 किलोमीटर अपॉन 12 माइनस एक्स आते समय का टाइम, तो इज इक्वल टू 8 आवर्स टोटल। तो हमने कैलकुलेशन किया, देन एक्स की वैल्यूज हमें +6 एंड -6 मिल गई। तो हम स्पीड जो है -6 किलोमीटर पर आवर कभी भी कंसीडर नहीं करते, तो इसको क्या लिख देंगे, नॉट एक्सेप्टेबल। तो स्पीड ऑफ वाटर करंट इज 6 किलोमीटर पर आवर। नोट डाउन दिस। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने से पहले एक चीज बता दो आपको, क्वेश्चन नंबर 3, 6, 7, 8 एंड देन 9 एंड 10, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, क्योंकि देखो क्वेश्चन नंबर 3 एंड 10 तो एक्टिविटीज है, जो कि मैंने बताया था जो भी एक्टिविटी होगी वो इंपॉर्टेंट एज ए टिक कर लेनी है आपको। 3 एंड 10 एक्टिविटी टिक कर दो एज ए इंपॉर्टेंट।
देन 6, 7, 8, 9 ये क्वेश्चंस भी टिक कर लो एज अ इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको बहुत जुगाड़ करके इसका आंसर निकालना पड़ेगा, तो हमने वो भी सॉल्व करके रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 3, 6, 7, 8, 9 एंड 10 ये इस प्रैक्टिस सेट के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाले। तो चलो सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 8, Pintu takes 6 days more to complete a certain work than Nishu। तो यहाँ कौन से दो कैरेक्टर्स है, पिंटू एंड निशु, पिंटू एंड निशु। तो क्या दिया है, टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 4 days। हाउ मेनी डेज वुड ईच टेक टू कंप्लीट दैट वर्क इफ दे वर्क अलोन। मतलब कि देखो भैया, हमें तो पहले दो कैरेक्टर दिए निशु एंड पिंटू। तो पिंटू निशु से 6 दिन ज्यादा लेता है टू कंप्लीट अ सेम टास्क। मतलब हम ऑब्वियसली निशु को एक्स कंसिडर करेंगे तो पिंटू क्या आ जाएगा, x+6। तो वैसे ही सेंटेंस में लिखते हैं। तो चलो, निशु टेक्स x days टू कंप्लीट वर्क। निशु टेक्स x days टू कंप्लीट वर्क एंड वही अदर साइड पिंटू कितना लेता है, 6 दिन एक्स्ट्रा। तो पिंटू टेक्स x+6, बड़ा लिखता हूं थोड़ा, x+6 days टू कंप्लीट द सेम वर्क। तो आगे देखो, टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 4 days। मतलब ये दोनों मिलकर वही काम अगर मिलकर करेंगे तो वही काम 4 दिन में फिनिश करेंगे। तो पहले तो ये निकालते हैं कि ये दो भाई साहब एक दिन में कितना काम करते हैं। तो इन 1 डे क्या हो जाएगा, निशु x days लेता है एक काम कंप्लीट करने में, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x। 1 डे निशु, सॉरी निशु लिखना पड़ेगा पहले, निशु did 1/x वर्क। एंड देन पिंटू कितना करेगा, सेम इनवर्स लेंगे उसका भी, पिंटू 1/x+6 वर्क। तो देखो, एक काम करने के लिए इनको x एंड x+6 डेज लगते थे, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/x एंड 1/x+6। तो टुगेदर वो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो उसकी एडिशन करना पड़ेगा। टुगेदर दे वर्क टू कंप्लीट दैट वर्क, टुगेदर they work and completes that job in 4 days। तो पहले तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की एडिशन करना पड़ेगा। तो 1/x + 1/x+6। तो भैया डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो क्या करेंगे, पहले तो सिंप्लीफिकेशन के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दैट इज x+6 एंड ये यहां जाएगा तो +x अपॉन डिनोमिनेटर की मल्टीप्लीकेशन, दैट इज x² + 6x। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिखूंगा मैं, 2x + 6 अपॉन x² + 6x। तो ये क्या बनता है भाई साहब, हमारा इन दोनों का मिलकर इतना वर्क करते हैं एक दिन में। तो 4 दिन में वो वर्क कंप्लीट करने में क्या करना पड़ेगा, सिंपली इसका इनवर्स करना पड़ेगा। तो x² + 6x अपॉन 2x + 6 इज इक्वल टू 4, क्योंकि 4 दिन में हम वर्क वो कंप्लीट करते हैं। तो एक चीज नोटिस कर लो भैया, वो x डेज में एक काम करते थे, निशु x डेज में एक काम करता था एंड पिंटू x+6 डेज में एक काम करता था। तो एक दिन में क्या करते थे वो, 1/x एंड 1/x+6। देन अब क्या लेंगे हम, वो कितना वर्क करते हैं एक दिन में, इतना 2x + 6 अपॉन x²+। तो अब तक क्या मिला हमें, निशु एंड पिंटू थे x एंड x+6 डेज में
देखो x डेज में एंड x प्लस 6 डेज में एक काम कंप्लीट करते थे, तो एक काम कंप्लीट करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, कितना वर्क करेंगे, 1/x एंड 1/x प्लस 6। इतना तो पता था हमें, हमने कैलकुलेट क्या किया आगे, एक दिन में कितना काम करते हैं, 2x प्लस 6/x² प्लस 6x। तो वही दो लोग अगर टुगेदर वर्क करेंगे एक काम कंप्लीट करने के लिए, तो कितने डेज लगेंगे हमारे, 4 दिन। तो इसको हमें इन्वर्स करना पड़ेगा, डेज के लिए कैलकुलेशन है तो इसको ही आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे, x² प्लस 6x अपॉन 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 4। तो क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दैट इज x² प्लस 6x इज इक्वल टू 4 इंटू 2x, दैट इज 8x प्लस 6 इंटू 4 24। नोट डाउन दिस, यहां तक आ जाओ। देन क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई x², ये प्लस 6x माइनस 8x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो 6x माइनस 8x क्या जाएगा, माइनस 2x, x² माइनस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो हमें फैक्टराइजेशन फॉर्मूला से, फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करना पड़ेगा, माइनस 24 के ऐसे रूट्स चाहिए होंगे हमें जिनकी एडिशन या सब्सट्रैक्शन हमें -2 मिलनी चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, -6 एंड +4। तो देखो प्रोडक्ट क्या बन गया, -24 एंड एडिशन -2। तो इसको ही आगे लिखता हूं मैं, सब्सटीट्यूट करेंगे हमारे फैक्टर्स, x² माइनस 6x प्लस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट 2 टर्म्स एंड लास्ट 2 टर्म्स। तो क्या आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 6 प्लस 4 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये दो ब्रैकेट्स हमारे कॉमन आए, मतलब कैलकुलेशन करेक्ट है। x प्लस 4 एंड x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 0 से इक्वेट करेंगे तो एक बार क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू वहां चला जाएगा RHS में, तो x इज इक्वल टू -4 एंड x इज इक्वल टू 6। तो देखो -4 इज नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि हम जो डेज गिनते हैं वो माइनस कभी भी नहीं होता है। तो देखो निशु का हमने x डेज टू कंप्लीट ओवर, मतलब -4 डेज कहाँ करते हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे, नॉट एक्सेप्टेबल। तो हम निशु का काम क्या हो जाएगा, वही वर्क कंप्लीट करने के लिए निशु को 6 डेज लगते हैं, तो पिंटू को कितने लगेंगे, x प्लस 6। ये हो गए निशु के, निशु सॉरी यहां लिखता हूं अलग से, आप सेंटेंस में लिख लो, निशु 6 डेज एंड पिंटू कितने लेगा, x प्लस 6, मतलब 6 प्लस 6 क्या आ जाएगा, 12 डेज। नोट डाउन दिस, क्विक रिवीजन करेंगे। पहले तो क्या दिया था, 2 कैरेक्टर्स जो कि काम कंप्लीट करते थे x डेज में, एक काम कंप्लीट करते थे x डेज में, एंड दूसरा पिंटू क्या करता था, 6 दिन ज्यादा लेता था, मतलब x प्लस 6 डेज। तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/x एंड 1/x प्लस 6। टुगेदर एक दिन में कितना काम करेंगे, इतना। तो हमें क्वेश्चन में टुगेदर दे वर्कड टू कंप्लीट अ जॉब इज इक्वल टू 4 डेज, मतलब 4 दिन लगेंगे उनको टुगेदर काम करने में। तो हम सिंपली इसका उल्टा कर देंगे, क्योंकि हमें डेज में चाहिए, तो डेज में कैलकुलेट करने के लिए उल्टा कर दिया। देन -24 के रूट्स कैसे बनाए, -6 एंड +4। देन हमें x की वैल्यू मिली 6, दैट इज निशु के डेज मिले, मतलब निशु 6 दिन में वही काम कंप्लीट करेगा, एंड पिंटू दैट इज x प्लस 6 12 डेज में वही काम कंप्लीट करेगा। नोट डाउन दिस। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, पढ़ के बताता हूं, क्वेश्चन यहां डिस्प्ले हो जाएगा। इफ 460 is divided by a natural number, the quotient is 6 more than 5 times the divisor and the remainder is 1. Find the quotient and divisor. तो भैया आपको एक चीज पता होनी चाहिए, क्वोशंट, डिविडेंड, डिवाइजर एंड रिमाइंडर होते क्या है। आपको इसके प्रीवियस स्टैंडर्ड में आपने देखा ही होगा, फिर भी एक बार बता देता हूं। 22 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा मल्टीपल जो आएगा वो 3 आएगा, एंड 22 माइनस
21, रिमाइंडर बचेगा 1। तो यहां 22 जो होगा डिविडेंट हो जाएगा, 3 क्वोशंट हो जाएगा, डिवाइजर 7 हो जाएगा। मतलब जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर, जो डिवाइड हो रहा है वो डिविडेंट, एंड डिवाइड करने के बाद जो मल्टीपल आ रहा है मतलब किससे डिवाइड कर रहे हैं वो आ जाएगा क्वोशंट। एंड अगर वो पूरा डिवाइड नहीं हो रहा तो रिमाइंडर बचेगा, जो बची हुई वैल्यू होगी वो होगा हमारा रिमाइंडर। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, 460 इज डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर, द क्वोशंट इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर। तो पहले तो हमें डिवाइजर को x कंसीडर करना पड़ेगा। लेट, तो देखो कैसे सॉल्व करता हूं, लेट डिवाइजर इज x। तो क्वोशंट क्या दिया है हमें, द क्वोशंट इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइडर। मतलब क्वोशंट इज क्या हो जाएगा, 6 मोर मतलब 6 प्लस 5 टाइम्स द डिवाइजर 5 इंटू एक्स। ये क्या बना हमारा क्वोशंट, ये बना हमारा डिवाइजर। रिमाइंडर कितना दिया है हमें, एंड रिमाइंडर इज 1। तो देखो भैया, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये और इसका क्वेश्चन का कोई भी संबंध नहीं है, सिर्फ मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं। तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारा 22, एलएचएस हमारा 22, देन आरएचएस देखते हैं। चलो डिवाइजर क्या है 7 इंटू क्वेश्चन क्या है हमारा 3 प्लस रिमाइंडर क्या है 1। तो देखो हमारा एलएचएस क्या निकला था, एलएचएस इज इक्वल टू 22 आया था। देन इसको कैलकुलेट करेंगे, 7 इंटू 3 21 प्लस 1 क्या हो जाएगा 22 इज इक्वल टू एलएचएस। मतलब एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस आ रहा है। तो डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लो अगर आप भूल गए होगे तो। अरे सीधी नहीं आती लाइन, क्या करें, ये देखो फॉर्मूला नोट डाउन कर लो। क्या मिला अभी तक, डिवाइजर को x कंसीडर किया था, क्वेश्चन कंडीशन के हिसाब से क्या मिला 6 प्लस 5x। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड क्या दिया है हमें, किसको डिवाइड कर रहे हैं हम 40/60 को। क्वेश्चन में देखो ये सिर्फ मैंने एग्जांपल के लिए बताता। डिविडेंड क्या है क्वेश्चन में, 46 को डिवाइड कर रहे हैं हम। तो डिवाइजर क्या है हमें x इंटू क्वेश्चन क्या है हमारा 6 प्लस 5x। मतलब इसको मैं ऐसे लिखता हूं 5x प्लस 6 प्लस रिमाइंडर क्या है 1। बन गई हमारी कंडीशन। तो हमने क्या क्या पढ़ा पहले से, ये चीजें, क्वेश्चन, डिविडेंड, डिवाइजर, रिमाइंडर क्या होता है। देन फॉर्मूला सीखा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो सिंपली अब इसको सॉल्व करना बाकी है हमारा, वो एक बार नोट डाउन कर लो, मैं वो रब कर दूंगा। नोट डाउन कर लो ये, क्योंकि बच्चे फिर से कहेंगे सर यहाँ क्या लिखा है, ये प्रॉब्लम में नहीं है। तो देखो मैंने वो एग्जांपल के लिए लिखा था 460 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5x² प्लस 6x प्लस 1, वैसे का वैसा क्योंकि वो ब्रैकेट में नहीं है। तो क्या हो जाएगा अगेन 5x² प्लस 6x प्लस 1 माइनस 460, ये यहां आ जाएगा। तो क्या बचेगा 5x² प्लस 6x, ये क्या हो जाएगा माइनस 459 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 459 के हमें 459 के ऐसे दो रूट चाहिए जिनकी प्रोडक्ट इतनी होनी चाहिए एंड उनके प्रोडक्ट
-459 होनी चाहिए एंड उनकी एडिशन या सब्सट्रैक्शन होनी चाहिए 6x प्लस 6x। तो इनके रूट क्या बनेंगे, -45 एंड प्लस 51, -45 एंड प्लस 51। तो देखो ये रूट सिंपली हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, 5x² प्लस 45x, सॉरी माइनस साइन दिया था हमने, -45x प्लस 51x माइनस 459 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट टू टर्म्स लास्ट टू टर्म्स हमारा स्टेप बाय स्टेप जाना नहीं छोड़ना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से कॉमन 5x, अंदर क्या बचेगा x माइनस 9 प्लस यहाँ से 51 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा x माइनस 9। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या लिखेंगे, x माइनस 9 एंड बचा हुआ x ब्रैकेट में 5x प्लस 51 इज इक्वल टू 0। तो देखो इसको अब इक्वेट करेंगे 0 से, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और 5x प्लस 51 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 9 और x की वैल्यू क्या मिलेगी -51 अपॉन 5। नोट डाउन दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। क्यों? क्योंकि डिवाइजर हमारा निगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि ये फिर बहुत अलग चला जाएगा। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू -51 अपॉन 5 इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो हमारी फाइनल वैल्यू डिवाइजर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवाइजर जो हमने x पकड़ा था, डिवाइजर इज इक्वल टू 9। अब क्या निकालेंगे, क्वेशंट। देन ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, मैं रब कर दूंगा। तो क्वेशंट क्या बनेगा हमारा, क्वेशंट इज इक्वल टू 6 प्लस 5x। तो वैल्यू पुट डाउन करेंगे 5 इंटू 9, तो क्या आ जाएगा 6 प्लस 45 दैट इज 51। तो फाइनल सेंटेंस में लिख लो, वैल्यू ऑफ डिवाइजर इज इक्वल टू 9 एंड क्वोशिएंट इज इक्वल टू 51। नोट डाउन दिस। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 विच इज द लास्ट प्रॉब्लम फ्रॉम दिस एक्सरसाइज दैट इज प्रैक्टिस सेट 2.6। तो हमें क्या दिया है, गिवन एक्टिविटी है जो कि क्वेश्चन नंबर 3 थी एंड ये क्वेश्चन नंबर 7 जो कि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये इंपॉर्टेंट साबित होने वाले आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या दिया है, इन गिवन ट्रेपेजियम ABCD, ट्रेपेजियम ABCD में AB पैरेलल CD, its area is 33 centimeter square. Find the length of its four side from the information given in the figure. Fill in the boxes to the solution to get the solution. मतलब ट्रेपेजियम दिया है हमें पहले, तो इस साइड ट्रेपेजियम का हमें एरिया भी गिवन है 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, ईच साइड्स की हमें लेंथ मेजर करनी है एंड देन आगे क्या करना है, हाँ फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब एक्टिविटी सॉल्व करनी है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABCD गिवन, ये सारा फॉर्मेट आपके बुक में गिवन होगा या आपको अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो ये सारा गिवन होगा, सिर्फ आपको फिल इन द ब्लैंक्स करनी है, भरनी है। तो ट्रायंगल ABCD इज ट्रेपेजियम, ट्रायंगल ABCD इज ट्रेपेजियम, AB पैरेलल CD, देन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ये फॉर्मूला आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको बता दूंगा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होता है वो होता है हाफ जो दो पैरेलल लाइन है उनकी एडिशन दैट इज AB प्लस CD इनटू द हाइट दैट इज AM। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा, AM। देन आगे क्या करेंगे, 33 मतलब एरिया हमें गिवन था इसलिए 33 सब्स्टिट्यूट कर दिया। देन हाफ, AB की वैल्यू क्या है, x सेंटीमीटर, DC की वैल्यू क्या है 2x प्लस 1। देन AM की वैल्यू क्या दी थी हमें फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन फिगर, x माइनस 4। तो आगे क्या हो जाएगा, ये 2 यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां हो जाएगा 66, 33 इंटू 2 66। देन ये एज इट इज यहां हो जाएगा x माइनस 4। तो अगर इसका कैलकुलेशन करोगे आप तो आपको ये पूरी टर्म मिलेगी। देन 3x² मैंने पहले से ही सॉल्व करके रखा है क्योंकि यहां दिया नहीं था, आपको सिर्फ डायरेक्टली फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो
ये इक्वेशन सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। तो आपके रूट्स कैसे निकलेंगे, माइनस 70 इंटू 3 माइनस 210। उसको ऐसे फैक्टराइज करना है जैसे कि उसका प्रोडक्ट माइनस 210 आए एंड एडिशन या सब्सट्रैक्शन माइनस 11 आए, तो माइनस 21 एंड 10 उसके रूट आए, तो हमने सब्सटीट्यूशन कर दिया। देन दिस इक्वेशन से हमें कॉमन चीजें निकालनी है। पहले तो ये इक्वेशन लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 11x, ये यहां हो जाएगा माइनस 11x एंड माइनस 70। नोट डाउन दिस। देन आगे इस इक्वेशन से हमें डायरेक्टली क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स लिखने हैं इस स्टेप में। तो 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर माइनस 21x से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 3x कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस 7 प्लस 10 बाहर निकलेगा तो ब्रैकेट में x माइनस 7, तो क्या हो जाएगा x माइनस 7। तो दो ब्रैकेट क्या बनेंगे, 3x प्लस 10 एंड 7x है, सॉरी x माइनस 7। तो इक्वेट करेंगे 0 से, 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो हमारी लेंथ निगेटिव नहीं होती तो x इज इक्वल टू माइनस, इसको x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 10/3 विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। देन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ राइट हैंड साइड जाएगा 7, तो x इज इक्वल टू 7 विच इज एक्सेप्टेबल। तो हमें x की वैल्यू मिल गई, साइड AB की वैल्यू मिल गई, तो AB साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब AB की लेंथ हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। नोट डाउन दिस। CD की वैल्यू, अब देखो CD क्या दिया है, 2x प्लस 1। अब x की वैल्यू पुट डाउन कर दोगे तो 7 इंटू 2 14 प्लस 1 15, तो CD की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। देन आगे क्या दिया है, AD इज इक्वल टू BC। ट्रेपेजियम आपने जो बेसिक ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, ये दो साइड्स सेम होती है, तो AD इज इक्वल टू BC, ये क्या हो जाएंगे x माइनस 2, दैट इज x माइनस 2 इज इक्वल टू 7 माइनस 2 क्या हो जाएगा 5। तो AD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो नोट डाउन दिस। हमने इस एक्सरसाइज में क्या क्या सीखा, अप्लाइड क्वेश्चंस हमने सीखे। तो जैसे कि मैंने पहले शायद पेपर रिव्यू के बारे में बताया था, उसमें क्या बताया था, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 में बहुत वेटेज वाले चैप्टर है। पहले तो ये बात कि ये दोनों चैप्टर 12 मार्क्स के, तो इसमें से जो अप्लाइड क्वेश्चन आएंगे तो वो इसी एक्सरसाइज से आएंगे। तो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल में प्रैक्टिस सेट 1.5 से आएंगे एंड दिस एक्सरसाइज में इस एक्सरसाइज से आएंगे अप्लाइड क्वेश्चन। तो ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। उसमें से भी मैंने आपको क्या बताया था, जो दो एक्टिविटीज दी है, कौन सी, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 10, वो पहले सॉल्व करेंगे। देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या थे जो बुक में भी स्टार्ट करके दिए हमें, 6, 7, 8, 9, ये अच्छे से करने हैं आपको। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड देन अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू। तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर भी कीजिए।